कुछ। मशीन का रहीम भाई तक दब गए उसके अंदर। यार कोई एम्बुलेंस को बुलवाओ। मैंने इन्हें मना भी किया था कि मशीन खराब है, लेकिन ये सुनते कहाँ हैं किसी की। जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ यार। बेटा आप अपनी अम्मी को बुलाइए, मैं आपके अब्बू की फैक्ट्री से आया हूँ। जी अम्मी। अम्मी, अब्बू की फैक्ट्री से कोई अंकल आए हुए। खैरियत तो है? फैक्ट्री गए हुए थे वो तो। आप इनसे पूछिए क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अब्दुल रहीम की फैक्ट्री से आया हूँ, मैं वहाँ पर मैनेजर होता हूँ। खैरियत तो है भाई साहब? वो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आप अंदर आ जाइए, अंदर आके बात कर लें। खैरियत तो है? भाभी ज़रा हौसले से सुनिएगा, आपके लिए बुरी खबर है। अब्दुल रहीम को फैक्ट्री में हादसा पेश आ गया। हादसा? कैसा हादसा? भाई साहब जल्दी बताएं, मुझे कुछ हो रहा है। अब्दुल रहीम अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए भाभी, हौसले से काम है। अब्दुल रहीम की लाश हॉस्पिटल में पड़ी है, पोस्टमार्टम हो रही है। अम्मी अब्बू कहाँ गए? ये पैसे रख लें, 5000 रुपए उनकी तदफीन के लिए मालिक ने भिजवाए। अब्बू कहाँ गए? अम्मी अब्बू। अम्मी, घर में चीनी आटा सब खत्म है, कैसे चलेगा घर का खर्चा? पत्ती की बरनी है ना, उसमें 500 रुपए पड़े हुए। तू अशरफ को दे, थोड़ा बहुत राशन ले आएगा। अम्मी, मैं सिलाई कढ़ाई का काम जानती हूँ, मैं कर लूँ ताकि हमारे घर का कुछ खर्चा निकल आए। तू ठीक कहती है बेटा, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं कल तुम्हारे अब्बू की फैक्ट्री जाऊंगी, वहाँ उनके कुछ वाजिबात बनते हैं, अगर वो हमें मिल जाते हैं तो कोई काम धंधा शुरू कर लेंगे। खाना आने दो, ये रहीम भाई की बीवी। भाभी, आपको तो इस वक्त इद्दत में होना चाहिए था, और आप यहाँ? क्या करूं भाई, मजबूरी में निकलना पड़ा। अच्छा हुआ मेरी आपसे मुलाकात हो गई। मुझे करामत साहब से मिलवा दें, रहीम के वाजबात की बात करनी है। आप करामत को दफ़ा करें और डायरेक्ट एहसान साहब के रूम में चले जाएं। भाभी, रहीम भाई की मौत का तो मुझे भी बहुत अफसोस है। वो ऑन ड्यूटी जा बहक हुए थे, इसलिए वाजबात के साथ कम से कम 5 लाख रुपए मुआवजा तो मिलना चाहिए। ये एहसान साहब का रूम लेफ्ट पे जाकर। रहीम बहुत मेहनती वर्कर था, इदारा उसकी खिदमत को हमेशा याद रखेगा। मेरे घर में अब कमाने वाला कोई नहीं रहा। बाप की जगह अगर बेटे को नौकरी मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बताइए, आपके बेटे की उम्र कितनी है? 16 साल। माजरत चाहता हूँ, आपके बेटे की उम्र कम है और हम अपने इदारे में चाइल्ड लेबर से काम नहीं लेते। अच्छा, रहीम का इंतकाल महीने की 15 तारीख को हुआ था। इस हिसाब से तो उसके 15 दिन बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरे महीने की तनख्वाह का चेक दे रहा हूँ। शुक्रिया। और उनके बाकी वाजिबात कब तक मिलेंगे? बाकी के वाजिबात? बाकी के वाजिबात कौन से? रहीम अपनी जिंदगी में ही अपना पीएफ निकलवा चुका था। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? रहीम की मौत काम करते वक्त हुई है, उनका कोई मुआवजा तो बनता है ना? आप लोगों का यही मसला है, आप लोगों की लालच तो कभी खत्म ही नहीं होती। अब आप क्या रहीम की लाश का भी मुआवजा लेंगी? देखिए, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों से बहस करूं। मुझे जो देना था
वो मैंने आपको दे दिया, अब आप जा सकती हैं। अरे आप गई नहीं अभी तक, जाइए प्लीज। क्या हुआ भाभी? बड़े खबीस मालकान हैं और मुझे इनसे यही उम्मीद थी कि ये ज़रूर ऐसा करेंगे। भाभी आप ऐसा करें, आमना कबीर एडवोकेट के पास चले जाएं। मेरा मियाँ एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था और ड्यूटी के दौरान फैक्ट्री में हादसा होने की वजह से उसकी मौत हो गई। अच्छा आप परेशान ना हो, मुझे तफसील से सारी बात तो बताएं। किस किस्म के लोग हैं। कितना अरसा मुलाजमत की आपके मियाँ ने वहाँ? 25 साल से उनकी मुलाजमत कर रहा था और वो लोग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। मैं बहुत गरीब औरत हूँ, प्लीज आप मेरी मदद करें, कैसे गुजारा करेंगे? अच्छा आप रोए नहीं, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताएं आपको किसने रेफर किया मेरे पास? मुजीब साहब बता रही है। हम नोटिस भिजवाते हैं इनको, देख लेंगे इनको कोर्ट में। इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस 2002 का सेक्शन 33 किसी भी सीबीए या वर्कर को कोई भी तनाजा लेबर कोर्ट में ले जाने की इजाजत देता है। हर लेबर कोर्ट में सूबाई हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और दरखास्त गुजार लेबर कोर्ट के फैसले से मुतमईन न हो तो वो IRO 2002 के आर्टिकल 48 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। सर 5-6 लाख रुपए की तो बात है। मैं तो कहता हूँ कि ये पैसे देकर जान छुड़ाएं, बजाय ये कि मुकदमाबाजी हो जिससे हमारी फैक्ट्री की बदनामी भी हो। करामत साहब, बात 5-6 लाख रुपए की नहीं है। क्या मतलब सर? मैं समझा नहीं कुछ। मतलब ये करामत साहब के मेरी फैक्ट्री में 250 मुलाजिम हैं और अगर मैं सबको 5-5, 6-6 लाख रुपए देने लगा तो मेरा तो दिवालिया ही निकल जाएगा। जी बात तो आपकी ठीक है, मगर योर ऑनर, मुद्दई जाहिदा रहीम मरहूम अब्दुल रहीम की बेवा हैं। सर अब्दुल रहीम पिछले 25 साल से एहसान बुखारी साहब की फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। 1 महीना पहले अब्दुल रहीम ऑन ड्यूटी था और एक मशीन के हादसे में जान बहक हो गया। लेबर कवानीन के तहत मरहूम की बेवा अपने शोहर के वाजबात और जर तलाफी की हकदार थी, लेकिन सर फैक्ट्री वालों ने जाहिदा बीबी को सिर्फ 5000 रुपए थमाए के अपने शोहर की तदफीन कर लेना। सर जाहिदा बीबी हालात से तंग आकर अपनी इद्दत छोड़कर एक मर्तबा दोबारा फैक्ट्री गई अपने शोहर की वाजबात हासिल करने के लिए। उनको अब्दुल रहीम का 1 महीने का तनख्वाह का चेक हाथ में थमा दिया। योर ऑनर, हमारा दावा है कि क्योंकि अब्दुल रहीम ऑन ड्यूटी जां बहक हुए थे इसलिए उनकी बेवा हकदार हैं अपने मरहूम शोहर के तमाम तर वाजबात हासिल करने के लिए और इसके अलावा कॉम्पनसेशन की रकम मुबलग 5 लाख रुपए। थैंक यू। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट एहसान बुखारी की फैक्ट्री एक रजिस्टर्ड इदारा है और इस इदारे में तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक तमाम वर्कर्स का ख्याल रखा जाता है। वाह वकील साहब, आपके क्लाइंट अपने वर्कर्स का कितना ख्याल रखते हैं और इस केस को वो कितना सीरियसली ले रहे हैं, इस बात का अंदाजा तो इसी बात से हो जाता है कि आज वो हियरिंग में मौजूद नहीं है, हालांकि कोर्ट ने उनको हाजिरी का नोटिस भेजा था। मिस्टर एहसान अदालत में हाजिर क्यों नहीं हुए? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट बहुत ही जरूरी काम से सिंगापुर गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी नुमाइंदगी के लिए फैक्ट्री के मैनेजर
करामत अली अदालत में मौजूद हैं। एक बात आप अच्छी तरह सुन लीजिए कि अगर नेक्स्ट हियरिंग में भी मिस्टर एहसान हाजिर नहीं हुए तो ये अदालत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। यकीनन योर ऑनर, हमारे पास सारा हिसाब किताब मौजूद है। मरहूम अब्दुल रहीम को उनकी जिंदगी में उनके वाजिबात से ज्यादा रकम दे दी गई थी और इसकी तफसील बयान करने के लिए मैं मैनेजर करामत अली को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। करामत अली हाजिर हो। करामत साहब, आप अदालत को क्या बताना चाहते हैं? योर ऑनर, अब्दुल रहीम 1990 में डेली वेजेस पर भर्ती हुए थे। 2 साल बाद उन्हें बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गया। अब्दुल रहीम की वाजबात की रकम 1,10,000 रुपये बनती है, जबकि इदारे के उन पर 1,78,000 रुपये निकलते हैं। इस तरह तो अब्दुल रहीम खुद मकरूज हुए इदारे के। अब्दुल रहीम फोरमैन थे और वो अक्सर फैक्ट्री की विजिट पर फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर जाया करते थे, जिसके लिए उनको बाकायदा TADA की मद में माकूल रकम अदा की जाती थी। मगर अब्दुल रहीम ने कभी उन अखराजात की सेटलमेंट जमा नहीं करवाई इदारे में। इस तरह 70,000 रुपये इदारे के उन पर यही बनते हैं। जैसा मैं उनका पूरा रिकॉर्ड लेकर आया हूं। रहीम ने मशीनों की रिपेयरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को 50,000 रुपए की पेमेंट करवाई। कॉन्ट्रैक्टर ने मशीनें रिपेयर करने के बजाय उसमें मजीद फॉल्ट पैदा कर दिए, जिसकी वजह से इदारे को नए कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करना पड़ा, जिस पर और रकम उठी। 2013 में मरहूम अब्दुल रहीम की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, जिसके लिए उन्होंने PF से 18,000 रुपए निकलवाए थे। रहीम, तुम्हारे साथ क्या मसला है? आज 3 दिन के बाद तुम ड्यूटी पर आ रहे हो, तो फिर जब तुम्हारे पैसे काटे जाएं तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। साहब, मेरी आंखों का मसला है, इसलिए 3 दिन के बाद आया हूँ मैं। क्यों? क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? सफ़ेद मोतिया, डॉक्टर ने सफ़ेद मोतिया बताया है, इसका ऑपरेशन होगा और उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे मेरे PF से पैसे दे दें साहब। तुम ऐसा करो, किसी सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवाओ, वहाँ से तो मुफ्त इलाज हो जाएगा। इलाज तो मुफ्त में हो जाएगा, लेकिन दवाइयों और लेंस के लिए तो पैसे चाहिए ना। डॉक्टर ने पूरे 18,000 रुपये बताएं। देखो, एक तो गलत कॉन्ट्रैक्टर से मशीनें ठीक करवाई, जिसकी वजह से फैक्ट्री को हज़ारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, और अब तुम्हें पैसे भी चाहिए। साहब, मैं अपने PF से पैसे मांग रहा हूँ, आपसे ज़कात, खैरात या उधार कर्ज नहीं मांग रहा। पैसे चाहिए मुझे बस। अच्छा, ठीक है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे बचते भी हैं या नहीं। जाओ, जाके अपना काम करो। काम मैं बाद में करूँगा, पहले मुझे पैसे दीजिए आप। ठीक है, तुम शाम को मुझसे मिलते हुए जाओ। आप पैसे चाहिए मुझे। ठीक है ना। उनकी बेवा किन वाजबात की बात कर रही हैं, मेरी समझ से बालातर है। करामत साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने अदालत के सामने अभी जितना भी हिसाब किताब बताया, जब तक इस फाइनेंशियल रिकॉर्ड की तस्दीक नहीं हो जाती तब तक इसे हम हतमी तौर पर दुरुस्त नहीं मान सकते। और आपने ये भी इल्जाम लगाया कि TADA की मद में जो रकम मिलती थी रहीम साहब उसकी सेटलमेंट नहीं कराते थे। क्या इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया था? क्या उनकी सैलरी से ये अमाउंट कभी डिडक्ट किया गया? उनकी तनख्वाह रोकी गई इस बात पर? क्या ऑडिट में कभी इस बात का जिक्र आया? इन सारी चीजों का भी तो रिकॉर्ड पेश करें ना अदालत में। और योर ऑनर, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया गया। कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना कंपनी के फोरमैन की जिम्मेदारी नहीं होती। ये काम तो मैनेजमेंट करती है या एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और वो कॉन्ट्रैक्टर अगर ठीक काम करके नहीं गया, 50-60 हजार रुपए का अगर लॉस हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पे होती है, ना कि फोरमैन पे। और तीसरी बात आप कर रहे हैं कि आंखों के ऑपरेशन के लिए रहीम साहब ने अपने प्रोविडेंट फंड से 18,000 रुपए ऑफिस से लिया था, तो ये रकम तो मेडिकल ग्रुप इंश्योरेंस से भी मिल सकती थी। जैसा मरहूम अब्दुल रहीम अपने मेडिकल इंश्योरेंस की रकम अपने बीवी बच्चों के इलाज पर पहले ही खर्च कर चुके थे, उनकी ये लिमिट ही खत्म हो गई थी। आप ये जितने भी क्लेम्स बना रहे हैं ना, इनको हम क्रॉस चेक करवाएंगे, वेरीफाई करवाएंगे। आप बताएं, ग्रेचुटी का क्या हुआ? ग्रेचुटी तो बनती थी ना। जैसा ग्रेजुएटी का इतलाक सिर्फ आला अफसरान पर होता है, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। कमाल की बात करते हैं आप अपने साथ रिकॉर्ड में क्या कुछ लेकर आए हैं? कितने महीने का रिकॉर्ड है, जरा बताएंगे अदालत को।
योर ऑनर, मामला सादा सा है। मरहूम की बेवा जिन वाजबात का दावा कर रही हैं, उससे ज्यादा रकम तो अब्दुल रहीम पर वाजिबुल अदा है, मगर अब्दुल रहीम की 25 साल खिदमत को मद्देनजर रखते हुए मेरे क्लाइंट का इदारा उन पर वाजिबुल अदा रकम माफ करने का फैसला कर चुका है। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, मगर ऐसा नजर आता है कि मरहूम की बेवा लालच का शिकार हो गई है और मेरे क्लाइंट के इदारे से जबरदस्ती कोई भारी रकम वसूल करना चाहती हैं। वाह वकील साहब, आपने और आपके क्लाइंट ने तो बेहिसी और बेउसूली की इंतहा कर दी है। मेरी क्लाइंट कोई भीख नहीं मांग रही, कानून के मुताबिक अपना हक मांग रही हैं योर ऑनर। एहसान बुखारी की कंपनी की पॉलिसी ऑन पेपर्स तो यही है कि अगर कोई वर्कर ऑन ड्यूटी वफात पा जाता है तो उसको डेथ ग्रांट भी दी जाएगी, और अब ये बहाने करके झूठे रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश करके मेरी क्लाइंट से उसका हक छीनना चाहते हैं। नहीं योर ऑनर, ऐसा कुछ भी नहीं। जो कुछ भी अदालत में पेश किया गया, करामत अली साहब ने भी जितनी भी बातें आपको बताई, हर्फ ब हर्फ सच है। हम किसी भी बेवा का कोई हिस्सा, उसका हक नहीं खाते। मेरा इदारा हर वर्कर को उसका हक उसके वक्त पर दे देता है। अब्दुल रहीम मशीन में जख्मी जरूर हुआ, लेकिन उसकी डेथ फैक्ट्री में नहीं, फैक्ट्री के गेट से बाहर हुई, लिहाजा उनकी डेथ ग्रांट तो बनती ही नहीं। वकील साहब, आप इतना बड़ा वाकया कितने आराम से गोल कर गए। कॉज ऑफ डेथ क्या है? फैक्ट्री के अंदर उसके साथ हादसा हुआ, ऑन ड्यूटी वो हादसा हुआ और वो इतनी बुरी तरह से जख्मी हुआ कि वो मर गया। अब चाहे वो दम फैक्ट्री के अंदर तोड़ता या जब उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे रास्ते में तोड़ता, डेथ उसकी ऑन ड्यूटी ही समझी जाए। हाँ, लेकिन हमारी पॉलिसी में साफ लिखा है कि फैक्ट्री में अगर डेथ हुई तो डेथ ग्रांट मिलेगी, फैक्ट्री से बाहर नहीं। चूंकि अदालत का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा ये अदालत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड। दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 11 के तहत पाकिस्तान में गुलामी की हर शक्ल, जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर पर पाबंदी आयद की गई है। आर्टिकल 17 कारकुनों को अपनी एसोसिएशन और यूनियन बनाने का हक देता है। आर्टिकल 18 के तहत शहरियों को हर तरह की कानूनी मुलाजिमत और कानूनी पेशा इख्तियार करने का हक हासिल है। अम्मी, आप दोपहर से खामोश है, जब से कोर्ट से आई है, आगे बात क्या बताएं? कोर्ट मिस मैनेजर ने तुम्हारे बाप की इतनी बुराइयां की और कहा कि तुम्हारा बाप अपनी ज़िंदगी में ही सारे वाजिबात ले चुका था। क्या अब्बा ने पैसे लिए थे अम्मी? पता नहीं। तुम एक काम करना, सुबह सकीना के पास जाना और उससे कहना हमें भी पापड़ पैक करने के लिए दे, ताकि इस घर का कुछ खर्च चल सके। मुझे नहीं लगता इतने बड़े लोगों के सामने हम ये मुकदमा जीत सकेंगे। शेरोज, मैं ये फाइल देख रही हूँ जो फैक्ट्री वालों ने जमा नहीं कराई अपनी, जितनी रहीम के साथ सेटलमेंट्स थी। इसमें तो बहुत गड़बड़ लग रही है। इसमें ये सारा हिसाब किताब देखो, फोटो कॉपीज़ लगी हुई हैं, मुझे सिग्नेचर्स मैच नहीं कर रहे। जो पुरानी 6 महीने की पुरानी, इस डेट से 6 महीने की पुरानी देखो, सिग्नेचर्स इधर देखो, इसके यहाँ देखो, अलग अलग सिग्नेचर्स। तो ये फोटो कॉपीज़ है ना, इससे इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। बल्कि एक काम करो, मुजीब कह रहा था कि उसने हालांकि वहाँ फैक्ट्री से नौकरी तो छोड़ दी है, लेकिन उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उसकी अभी भी काफ़ी अच्छी जान पहचान है। तो अगर वो एक्सेस दिलवा दे तो तुम ये रियल रिकॉर्ड्स वहाँ जाके चेक करो कि ये वाकई में पुरानी रसीदें ही लगी हुई हैं सारी, या इन्होंने कोई घपला किया है। ठीक है, मैं अकाउंट एक्सेस करके देखता हूँ। अच्छा, एक सेकंड रुको, दूसरा एक और काम करना है। देखो, हमारी अभी तक ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत वीक है। और रहीम की बेवा तो बेचारी सीधी सादी सी अनपढ़ खातून है, उसको तो ये दफ्तरी कागजात के बारे में कुछ समझ नहीं आएगी। तुम रहीम के खुद घर जाओ और चेक करो, ज़रूर रहीम ने कोई फ़ाइल बनाई होगी जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगाता होगा वो। ठीक है,
मैं जाके पता करता हूँ, कोई फाइल मिलती है तो फिर मैं आपको ला के दूँगा। हाँ ठीक है, और फैक्ट्री भी पहले जाओगे? ठीक है मैम। ठीक है। अम्मी हम सुबह से शाम तक पैकिंग करते हैं, हमें सिर्फ 50 में मिलते हैं। बेटा अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो चटनी रोटी भी नहीं मिलेगी। अम्मी क्या हम मुकदमा जीत जाएंगे? इंशाल्लाह बेटा ज़रूर जीतेंगे। हम कोई भीख तो नहीं मांग रहे, हमारे हक में ही फैसला होगा। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। देखो बेटा दरवाजे पे कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई साहब आप? मुझे आमना मैडम ने भेजा है। रहीम साहब की मुलाजमत से मुंसलिक कोई दस्तावेज़ात हैं आपके पास? मुझे उनके दस्तावेज़ात के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। मुझे नहीं मालूम। वो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने तमाम कागजात कहाँ रखते थे? मुझे उनके सामान के बारे में कुछ नहीं पता। वो जो भी रखते थे यहाँ रखते थे। मैं देख सकता हूँ इनका सामान? देख लीजिए। ठीक है जी। बीबी ये फाइल मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ? जैसे आप मुनासिब समझें। ठीक है जी, थैंक्स। ज़ाहिदा आपको इसलिए बुलवाया था ऑफिस के एक अच्छी खबर है। कल शहरोज़ गया था ना आपके घर, तो वहाँ से वो ये फ़ाइल लेकर आया था। इसमें आपके शोहर रहीम ने बहुत अहम दस्तावेज़ रखी हुई थी और एक इसी तरह का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मिला जिससे उनका EOBI नंबर मिल गया है। ये क्या होता है जी? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको आपके शोहर की पेंशन ताहयात मिलेगी। शहरोज़ इनको ले जाएं EOBI के ऑफिस और ये फ़ाइल भी साथ ले जाएं। चलें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर फ़ाइल अगर पहले मिल जाती तो ज़्यादा आसानी हो जाती। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में वर्कर की अदालत या उसे हादसा पेश आने की सूरत में उसे कानून मुआवजा कारकुनान 1923, प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 और वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 के तहत अदा की जाती है। पिछली हेयरिंग पर एहसान बुखारी साहब के कंपनी के मैनेजर करामत साहब ने यह दावा किया था कि अब्दुल रहीम पर कंपनी के ड्यूज बनते हैं। लेकिन सर जब मैंने कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि अब्दुल रहीम के नाम पर बहुत सी रिसीविंग स्लिप्स बैक डेटेड करके लगाई गई थी, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि वो नई स्लिप्स हैं। और योर ऑनर, उस पर जो अब्दुल रहीम के दस्तखत थे वो भी अब्दुल रहीम के ओरिजिनल सिग्नेचर्स के साथ मैच नहीं करते थे। योर ऑनर, अब्दुल रहीम के घर की एक अलमारी से फाइल मिली। सर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इस फाइल में लगे हुए डॉक्यूमेंट्स का अगर आप मुताला करें तो आपको नजर आएगा कि अब्दुल रहीम ने जो आंख की सर्जरी करवाई थी उसकी तमाम तर मेडिकल रिपोर्ट और बिल्स इस फाइल में मौजूद हैं। इस फाइल में एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वो अब्दुल रहीम की लिखी हुई वो दरख्वास्त है जो उसने कंपनी को भेजी थी इन बिल्स की कॉपी के साथ। इस दरख्वास्त में अब्दुल रहीम ने अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट की थी
कि उसके सर्जरी पर और मेडिसिन पर 18,000 रुपए की रकम खर्च हुई थी और कंपनी से वो चाहता था कि ये रकम उसे रीइंबर्स कर दी जाए। सर, इस दरख्वास्त के ऊपर कंपनी के फाइनेंस मैनेजर और कंपनी के मालिक एहसान बुखारी के कमेंट्स हैं कि कंपनी की पॉलिसी नहीं है कि आउटडोर पेशेंट्स के बिल्स अदा किए जाएं। योर ऑनर, इस दरख्वास्त पर लिखे हुए इन कमेंट्स को देखकर एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि एहसान बुखारी साहब के कंपनी के मैनेजर करामत साहब अदालत में पिछली हेयरिंग पर झूठ बोल कर गए कि कंपनी ने अब्दुल रहीम को सर्जरी की मद में उसके प्रोविडेंट फंड से 18,000 रुपए निकालकर अदा किए थे। योर ऑनर, कंपनी की बददयानती और झूठ एक और वाकये से भी साफ जाहिर होता है। सिर्फ जब अब्दुल रहीम की बेवा जाहिदा अपने शोहर की पेंशन लेने EOBI के दफ्तर पहुंची तो उन्हें वहां जाकर बहुत हैरत हुई ये जानकर कि उनके शोहर की तनख्वाह से हर महीने EOBI की फंड की मद में ये पैसे काटे तो जाते थे मगर उस इदारे में जमा नहीं कराए जाते थे। सर, इससे तो ये साफ जाहिर है कि अब्दुल रहीम की तनख्वाह से ये पैसे जो काटे जाते थे वो भी एहसान बुखारी साहब की कंपनी खुद हड़प कर लेती थी। योर ऑनर, एहसान बुखारी साहब की कंपनी मेरे क्लाइंट के शोहर की हलाकत में किस कदर इन्वॉल्व है, उनकी जिम्मेदारी कितनी बनती है, इसके लिए मैं अपना एक गवाह मुजीब साहब को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मुजीब अब्बासी हाजिर हो। योर ऑनर, ये मुजीब साहब हैं। ये एहसान बुखारी साहब की फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे और अभी अभी इन्होंने वहाँ से रेजिग्नेशन दिया है। जी मुजीब साहब, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगे? जज साहब, मैं आज बोलूँगा और खुलकर बोलूँगा क्योंकि मैं एहसान साहब की कंपनी से मुलाजमत छोड़ चुका हूँ। जज साहब, एहसान साहब की फैक्ट्री में वर्कर का खून निचोड़ा जाता है मगर उन्हें उनका हक नहीं दिया जाता और यहाँ तक कि इनकी कंपनी में आप कोई यूनियन भी नहीं बना सकते। मुजीब साहब, आप अदालत को ये बताएंगे कि अब्दुल रहीम की हलाकत किस तरह हुई और कंपनी किस तरह जिम्मेदार है? जज साहब, रहीम भाई जिस मशीन पर काम कर रहे थे वो मशीन ख़राब थी। यार, मैं भी कई मरतबा कह चुका हूँ लेकिन वो खर्चा ही नहीं करते मशीनों पर। हाँ भाई रहीम, सब काम ठीक चल रहा है ना? जी सर। देखो, मुझे ये कंसाइनमेंट कल हर हाल में भेजनी है, जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करो। काम तो हो रहा है साहब, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मशीन ख़राब है और इस कंडीशन में मशीन पे काम करना बहुत ख़तरनाक है साहब। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। एक तो तुम्हारे पास हर वक्त कोई ना कोई बहाना ज़रूर होता है। देखो, मुझे हर हाल में ये कंसाइनमेंट कल भेजनी है और मशीन तो बाद में भी ठीक हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है सर। वो हमें समझा के चला गया, वो कह रहे मशीन ख़राब है, मशीन ख़राब है। कितना रह गया काम? मशीन की खराबी को जिक्र किया था लेकिन उनकी तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। ये वो फाइल है जिसमें सारी कॉरेस्पॉन्डेंस है। योर ऑनर, इस फाइल में वो तमाम तर कॉरेस्पॉन्डेंस है जो कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट को भेजा गया कि कंपनी की ये मशीन ख़राब है और ख़तरनाक सूरत हाल है कि किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है और इसको रिप्लेस किया जाए। सर, इस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ने भी अप्रूवल दे दी थी कि फ़िलहाल इस मशीन को रिपेयर करवा लेते हैं और इस यूनिट का काम कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं, लेकिन एहसान बुखारी साहब ने डायरेक्टली फाइनेंस के इस ऑर्डर को रोक दिया और कहा कि एक कंसाइनमेंट जानी है, इसलिए अभी काम आर्जी तौर पर भी नहीं रोका जा सकता। योर ऑनर, एहसान बुखारी साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं एक खराब मशीन को जो कि लोगों की जिंदगी के लिए खतरे का बायस हो सकती थी, उसको बंद नहीं किया गया और योर ऑनर, इस बात के जो एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस थे वही हुए। उस कंपनी का एक मुलाजिम अब्दुल रहीम अपनी जान से हाथ धो बैठा। आप अदालत को ये बताएंगे कि क्या कंपनी ने उस हादसे के बाद कोई गाड़ी प्रोवाइड की थी, कोई हेल्प प्रोवाइड की थी उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए? नहीं जज साहब, जिस वक्त ये हादसा पेश आया हमने अपने तौर पर कोशिश की थी। सर, अरे क्या हुआ इसको? सर, ये मशीन में आ गए। सर, आप एम्बुलेंस को फोन कर दे। सर, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, तुम ऐसा करो कि रिक्शे में डाल के ले जाओ इसे। सर, आपके ऑफिस की गाड़ी तो होगी ना? ऑफिस की गाड़ी को माल डिलीवर करने के लिए जाना है, तुम रिक्शे में डाल के ले जाओ। चलो जल्दी करो, चलो। सर, आपकी नजर में वर्कर की जान की कोई अहमियत नहीं है। चलिए देर मत करो। उन्हें रिक्शे में लेकर गए लेकिन उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया था
और हम उनकी मदद नहीं कर सके। इस हादसे के बाद मैं इतना बददिल हुआ और मैंने वो नौकरी छोड़ दी। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। गुज़िश्ता पेशी पे अदालत ने बुखारी साहब को तलब किया था, क्या वो हाजिर हुए? जी योर ऑनर, एहसान बुखारी साहब अदालत में मौजूद हैं। उन्हें पेश किया जाए। जज साहब, हमारा एक्स मुलाजिम मुजीब अभी अभी झूठ बोल के गया। दरअसल ये हमारी मुकाबल कंपनी में मुलाजिम हो गया है और इसीलिए हमारे इदारे को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहा है कि हम अपने इदारे में नाकिस मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। जज साहब, अगर मशीनरी नाकिस होती है तो वो प्रोडक्शन नहीं दे सकती। इस मुल्क में कारोबार करना एक जिहाद है। ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें, अमन व अमान की सिचुएशन, भत्ताखोरी के मसाइल। हम बिजनेसमैन इतना कमाते नहीं हैं जितना लुटाते हैं। इस शहर से सारी कंपनियां या तो दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही हैं या फिर बांग्लादेश। लेकिन मैं फिर भी जज साहब इस नाकिस हालात में भी इस शहर में अपनी कंपनी चला रहा हूं और उसका सिला मुझे ये मिल रहा है कि मुझे एक झूठे मुकदमे में अदालत में लाके खड़ा कर दिया गया है। जहां तक रहीम के केस का मामला है, अगरचे मरहूम के कोई वाजिबात बनते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मरहूम की बेवा के लिए मैं 50,000 की इमदाद कर सकता हूँ। वाह, आपको लगता है कि मेरी क्लाइंट आपसे चंदा मांग रही थी, भीख मांग रही है, अपना हक मांग रही है, और आपको अंदाजा है कि इस वक्त आप कितनी मुश्किल में फंस चुके हैं। आपकी कंपनी की कॉरेस्पॉन्डेंस की जो फाइल इस वक्त जज साहब की टेबल पर पड़ी है, उसमें वो तमाम डिटेल्स हैं जिससे जाहिर होता है कि आपने मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया है, ये जानते हुए कि एक मशीन ठीक काम नहीं कर रही, वर्कर्स उस मशीन की कंप्लेंट कर रहे हैं। आपने वो मशीन रिपेयर करवाने से भी रोक दी और उस मशीन का यूनिट चेंज करवाने से भी रोक दिया। आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ये डिसीजन लेने में, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ और अब्दुल रहीम की डेथ हुई। आप यहाँ बिजनेसमैन बनकर आए हैं, चंदा दे रहे हैं और तकरीरें कर रहे हैं। आपके खिलाफ तो फौजदारी कार्रवाई हो सकती है और आपकी कंपनी सील हो सकती है। आपने तो ISO स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो नहीं किया। तमाम तर पेश किए गए शवाहिद, गवाहों के बयानात और वकला की बहस के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरहूम वर्कर के तमाम वाजिबात की हकदार उसकी बीवी है। डिफेंडेंट ने जो अपने हक में दलाइल पेश किए हैं, उसके तहत जो इल्जामात लगाए गए हैं वो ये हैं कि मरहूम ने TADA की जो सेटलमेंट थी वो जमा नहीं करवाई, और उसके अलावा एक फॉल्टेड मशीन की रिपेयरिंग का जो ठेका उसने जिस ठेकेदार को दिलवाया वो भी इनएफिशिएंट था, और उसकी मद में कंपनी से 50,000 रुपए बतौर एडवांस उस ठेकेदार को अदा किए गए। लिहाजा अदालत ये कहती है कि TADA की सेटलमेंट और ठेकेदार को जो रकम अदा की गई उसकी तमाम तर जिम्मेदारी वहाँ की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद होती है। मरहूम के वाजिबात की रकम से इस अमाउंट को डिडक्ट करना अदालत तस्लीम नहीं करती। चूँकि मरहूम अब्दुल रहीम ऑन ड्यूटी हलाक हुआ था, लिहाजा अदालत हुक्म देती है कि उसके तमाम वाजिबात के साथ साथ मुबलिक 5 लाख रुपए एज ए कंपनसेशन उसको अदा किए जाएं। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।